गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे यूपीएससी एस्पिरेंट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क इंस्टीट्यूट जो है वो आप सबके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए समर्पण रहता है और आप सबको यूपीएससी के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता है। हालांकि कभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो अपने किए वादे के अनुसार सक्षम है और वो अपने वादे पे खड़ा उतर रहा है, उतरने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से। तो जैसे कि अभी पहले ही हमने पॉलिटी की 3 सीरीज़ करवाई हैं, टेस्ट सीरीज़, तो उसकी चौथी सीरीज़ को लेकर के आया हूँ इस समय। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपनी विजन आईएएस की पॉलिटी की 4th प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ को। जैसे कि आप सबको बता ही दिया है कि ये सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है। चलिए देखिए, जैसे कि ये दिखा रखा है कि निःशुल्क विजन आईएएस हिंदी की आपकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो रही है। इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स पार 2021 की बात हुई थी इसमें, लेकिन हमको चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। आगे के 45 क्वेश्चंस हम पहले के 3 यूट्यूब की जो हमने वीडियो बना के डाली है उसमें करवाई जा चुकी हैं। तो ये हमारी चौथी पॉलिटिक्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है हमारा, तो हमारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता में सरदार पटेल द्वारा की गई थी। मतलब यहाँ पे समझाने की आपको ये बात की जा रही है कि संविधान सभा की जो निम्नलिखित समितियाँ थीं वो निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में सरदार पटेल द्वारा की गई थी। जैसे नंबर 1 प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता में सरदार पटेल द्वारा की गई थी, या फिर मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत सरदार पटेल द्वारा की गई थी, या फिर राज्यों के लिए समितियों के अंतर्गत सरदार पटेल द्वारा की गई थी। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा जैसे जानते हैं यूपीएससी के विकल्प में 4 ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन कुछ तरह से होते हैं वो भी आप समझते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 1 और 3, सी कह रहा है केवल 2 और 3, तो डी कहता है कि 1, 2 और 3। तो चलिए समझते हैं इसके अगले उत्तर की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन तो हमने आपको समझा ही दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की जो निम्नलिखित समितियां थीं वो किनकी अध्यक्षता में सरदार पटेल ने उनकी अगुवाई की थी। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे, प्रांतीय संविधान समिति के अंतर्गत उन्होंने किया था सरदार पटेल जी ने, या फिर मूल अधिकारों या अल्पसंख्यकों या जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के अंतर्गत किया था, या फिर राज्यों के लिए जो समिति निर्मित हुई थी उसके अंतर्गत सरदार पटेल ने सब काम किया था। तो चलिए समझते हैं इसके अगले उत्तर की तरफ। देखिए इसका उत्तर क्या कह रहा है, हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं, जूम करके। तो क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने निम्नलिखित संविधान के निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 प्रमुख अर्थात मेजर समितियां, जबकि अन्य गौड़ माइनर समितियां थीं। इन समितियां तथा इनके अध्यक्षों में इस प्रकार हैं। मतलब कह रहे संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया था, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और निम्नलिखित और कुछ अन्य गौड़ समितियां भी थी। और इन समितियों के अध्यक्ष कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 संघ शक्ति समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत निर्धारित की गई थी। 2 है संघीय संविधान समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत ही संचालित हो रही थी। 3 है प्रांतीय संविधान समिति, जो कि ये भी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत ही संचालित की जा रही थी। नंबर 4 कह रहा है प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंतर्गत। प्रारूप समिति जो कि संविधान निर्माण की मुख्य पृष्ठभूमि कही जाती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत ही संचालित हो रही थी, वो उनके अंडर में थी। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो कि सरदार पटेल के अंतर्गत थी। और नेक्स्ट को बात करते हैं तो प्रक्रिया नियम समिति, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत थी, जो कि उस समय के हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे।
राज्यों के लिए समिति अर्थात राज्यों से समझौता करने वाली समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत ही संचालित हो रही थी। और लास्ट हमारा आता है संचालन समिति, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत ही संचालित हो रही थी। तो अगर मेरे प्यारे मित्रों अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट समितियाँ थीं, उसमें जो संचालित की जा रही थी वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं थे। वो कई समितियाँ एक पर्सन ही संभाल रहा था। जैसे कि अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत 1, 2, 3 और ये चार समितियाँ जो होती हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले ही उसको हैंड ओवर कर रहे थे, उसको हैंडल कर रहे थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों को हैंड ओवर कर रहे थे। इसी प्रकार क्या करते हैं कि यहाँ पे समितियों का जो संचालन हुआ था बहुत ही अच्छे लेवल का था। और हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इसका आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर ए का, अर्थात यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, एक क्वेश्चन आंसर नंबर ए और 2, मतलब यहाँ पे हमारा 1 और 2, मतलब सरदार पटेल जो थे वो किसके अध्यक्षता में कर रहे थे, नंबर 1 प्रांतीय संविधान समिति के अंतर्गत जो थी वो कर रहे थे, और मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के अंतर्गत सलाहकार समिति का संचालन कर रहे थे। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पंडित सरदार पटेल जी को किसके अंतर्गत समिति का मिली थी, जो किसके अंतर्गत वो अपना कार्य संचालन आसानी से कर पा रहे थे। ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए वाक्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त का अर्थ है। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि ये बता रहे हैं कि भारत हमारा जो देश है उसको विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। मतलब एक उदाहरण के तौर पर हम समझाने का प्रयास करें आपको, तो इसमें कहा जा सकता है कि भारत जो है, कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा है कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें जो देश आए हैं अपनी इच्छा से आए तो ज़रूर हैं, इसमें शामिल हुए हैं, किंतु वो अपनी इच्छा से इस देश से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए भारत जो संघ राज्य क्षेत्रों का जो एक बड़ा सा विस्तार है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें जो भी राज्य आए हैं वो अपनी इच्छा से आए हैं, और किंतु उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है किसी भी हालत में। चलिए इसके ऑप्शन को समझ लेते हैं हम। इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहता है कि भारत को किसी विदेश राज्य को अध्यार्पित किया जा सकता है, और बी कहता है कि मूल संविधान के तहत राज्यों का 4 समूहों में विभाजन, सी कहता है संविधान द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है, और डी किसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा को राज्य विधानमंडल की समितियों के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। देखिए कि 4 ऑप्शन आपको देख ही लिए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि आप भारत में किसी भी राज्य हो, कोई भी राज्य का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी टुकड़ा हो, वो आप किसी विदेशी राज्य को अध्यार्पित कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि मूल संविधान, जो हमारा मूल संविधान जो होता है उसके तहत क्या हम राज्य को 4 समूह में विभाजन कर सकते हैं। जैसे मूल संविधान का ढांचा होता है, मूल संविधान के ढांचे के अंतर्गत क्या हम राज्य को 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सी हमारा जो कहता है कि संविधान सभा किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब संविधान सभा द्वारा किसी भी जो भी राज्य है क्या उसकी क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है उससे भिन्न भिन्न बांट ना पाना, तो उसके अंतर्गत क्या उसे गारंटी नहीं दी गई है। और डी कह रहा है कि किसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा को राज्य विधानमंडल के समितियों के बिना परिवर्तित नहीं किया जाता है। अर्थात हम किसी राज्य में कोई भी छेड़छाड़, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या राज्य के विधानमंडल की सहमति जरूरी है, क्या उसकी सहमति के बाद ही हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कह रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है हमको। तो इसका उत्तर की बात करते हैं। तो इसका उत्तर क्या कह रहा है कि संविधान संसद को नए राज्यों के निर्माण या विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में उनकी सहमति के बिना ही परिवर्तन करने की अधिकारिता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में संसद अपने विवेकानुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। अतः संविधान सभा किसी राज्य की क्षेत्रीय एकता या उसके अस्तित्व में बने रहने की गारंटी प्रदान नहीं की गई है।
इसलिए भारत को विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखिए पहला पॉइंट जो हमारा समझाने कह रहा है, तो पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि संविधान संसद जो है संविधान जो है वो संसद को नए राज्य का कोई भी निर्माण करना हो, उसके राज्य में कोई परिवर्तन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए राज्य की सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है उस राज्य के विधानमंडल से संसद को। तो और दूसरा बता रहा है, दूसरे शब्दों में अगर समझें तो विवेकानुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र, अर्थात भारत का जो मानचित्र है उस मानचित्र में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करने का, अर्थात जैसे कि है हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करें तो हम बताएंगे कि जैसे दिल्ली की सीमा और उसके बगल बगल उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार राज्य, जैसे कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की जो सीमाएँ हैं उन राज्यों को घटाना बढ़ाना, राज्य को घटेगा बढ़ेगा तो मानचित्र में भी परिवर्तन होगा। जो हमारा मैप होगा उस मैप की जो हर राज्य की सीमाएं होंगी उन सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा। तो उन परिवर्तन को निर्धारण करने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है, अर्थात किसी राज्य को घटा बढ़ा सकते हैं और उसके अंतर्गत उसमें होने वाले परिवर्तन से मानचित्र में भी जो परिवर्तन होंगे उनको भी वो निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए वो किसी भी राज्य के राज्य विधानमंडल से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है उनको। इतनी सी बात कही गई है। और अगर कहा जाए अतः संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय एकता या उसके अस्तित्व में बने रहने की गारंटी प्रदान नहीं करता है। संविधान ने किसी राज्य के अस्तित्व में बने रहने की गारंटी प्रदान नहीं करता है, मतलब उस किसी भी राज्य को बताया ना हमने आपको, जैसे कि किसी भी राज्य को संसद चाहे किसी भी समय उसको परिवर्तित कर सकती है, उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसको हटा सकती है। तो जब अगर किसी भी राज्य को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसको अस्तित्व से मिटाया जा सकता है, तो उसे अस्तित्व में बने रहने की गारंटी कहाँ से मिल गई। पॉइंट को पॉइंट से जोड़ने के रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिएगा तो आप सबको बहुत आसानी से समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट तब। हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को समाप्त किया जा सकता है जबकि राज्य सरकारें संघ को समाप्त नहीं कर सकती हैं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय एकता या उसके अस्तित्व में बने रहने की गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार संबंधित राज्यों की सहमति के बिना नए राज्यों का गठन या विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पे तुलना कर गई है, भारत की अमेरिका की तुलना कर दी, क्योंकि दोनों ही गणतंत्र देश हैं। उन दोनों देशों में लेकिन उनके नियम कानून दोनों को अलग अलग हैं। जबकि कह सकते हैं भारत में, जैसे कि हमने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताया कि भारत में अम्बेडकर जी ने बताया था कि भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, किंतु अमेरिका वहाँ के राज्यों के समझौते का परिणाम है। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक तुलना करके समझाने का प्रयास किया गया है कि कहा गया कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को समाप्त करना, मतलब संघ जैसे कि संसद है वो सरकार को समाप्त संसद जो है वो राज्य को समाप्त कर सकती है, किंतु राज्य सरकारें जो होती हैं वो संघ को किसी भी तरह से समाप्त नहीं कर सकती हैं, उन्हें उसका अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान में राज्य को जो क्षेत्रीय एकता है उसके अस्तित्व में बने रहने की गारंटी दी गई है। मतलब वहाँ पे किसी भी राज्य को उनकी परमिशन के बिना, राज्य सरकार के परमिशन के बिना किसी भी तरह का हेर फेर बदलाव करने की अनुमति केंद्र सरकार को नहीं है वहाँ पे। तो आई थिंक हमारे ख्याल से मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका इसमें उत्तर क्या होगा। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, उत्तर नंबर सी। उत्तर नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है उत्तर नंबर सी कह रहा है कि संविधान द्वारा, ये देखिए सी कह रहा है कि संविधान द्वारा किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। मतलब भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है, किंतु ये कहा गया है किंतु इसके लिए जो एक अच्छा सा वर्ड जो कि इस बात को प्रेजेंट करता है कि हाँ ऐसा सत्य है, इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जो ये बताता है कि संविधान द्वारा किसी राज्य को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी गई है। चलिए हमारे मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा स्थापित एक सांविधानिक निकाय है। यह CBI के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि यह निकाय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों के अभियोजन का संचालन करता है। अर्थात अब हम आपको समझाते हैं। तो कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात जो CBI है, CBI के संदर्भ की अगर हम बात करें, CBI के संदर्भ में यहाँ बात की गई है और 3 कथन प्रस्तुत किए गए यहाँ पे। अब 3 कथन में कौन सा कथन सही है इसकी जांच आपको करनी है। तो कथन नंबर 1 जो हमारा ये कहता है, तो बताता है कि CBI क्या है। CBI एक पुलिस स्थापना अधिनियम है जो 1946 में अर्थात 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, वो भी संवैधानिक निकाय के रूप में। और सेकंड ऑप्शन कहता है कि CBI के निदेशक की नियुक्ति, निदेशक मतलब जो ओवर पोस्ट होते हैं, मतलब आई थिंक जो भी सबसे ऊपर के पोस्ट पे होते हैं, कह सकते हैं CBI के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। अब आपको हम बता दें कि CBI का जो निदेशक होता है, तो CBI के निदेशक की जो नियुक्ति की जाती है, क्या उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं क्या उसकी नियुक्ति करने में। और थर्ड पॉइंट कहता है कि यह निकाय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों में के अभियोजन का संचालन करता है। अर्थात ये 2013 से जो लोकायुक्त लोकपाल अधिनियम जो हमारा स्टार्ट करने की बात की गई थी, जो कि हमारा अब 2019 में मतलब 2019 में पारित हो पाया है, उस लोकायुक्त लोकपाल की बात हो रही है। क्या उसके अंतर्गत इसका अभियोजन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को कि इसका उत्तर क्या बताने की कोशिश करता है हमें। तो इसका उत्तर क्या कर रहा है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। CBI एक सांविधानिक निकाय नहीं है। इसकी शक्ति का स्रोत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 है, किंतु CBI का गठन इस अधिनियम के माध्यम से नहीं किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अब कथन 1 के लिए ये बात की गई यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात जो CBI है उसकी स्थापना तो हुई थी वो 1963 में हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले मंत्रालय का जो नाम था वो गृह मंत्रालय था, मतलब इसकी स्थापना गृह मंत्रालय ने की थी। अर्थात CBI जो कि वहाँ बताया था क्या सांविधानिक निकाय है, तो यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि CBI एक सांविधानिक निकाय नहीं है और इसकी शक्ति का जो स्रोत है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 है। मतलब 1946 में जब हमारे देश आज़ाद होने की बात हो रही थी, आज़ाद होने वाला ही था जैसे कि, तो उसी समय इसकी स्थापना की गई थी, किंतु CBI का गठन इस अधिनियम के माध्यम से नहीं किया गया था, इसलिए कथन 1 हमारा सही नहीं खरा उतरता है इस जगह पे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। जैसे कि हमारे मित्रों यहाँ पर समझने की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 1 गलत होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। मेरे प्यारे मित्रों समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। 1 गलत है। 1 गलत होने का मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर 1
एक गलत है केवल, सॉरी, हमारा एक गलत है। एक गलत होने का मतलब है कि हमारा एक किस में दे रखा है, एक हमारा केवल 1 और 2 में दे रखा है, एक हमारा केवल 1 और 3 में दे रखा है, एक हमारा 1, 2 और 3 में दे रखा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी सही से पता है कि कौन सा हमारा गलत हो रहा है, आप सही ढूंढने की बजाय आप गलत ढूंढिए कि गलत ऑप्शन कौन सा है हमारा। कोई गलत ऑप्शन ढूंढ लेंगे तो वो गलत ऑप्शन जिसमें भी दे रखा होगा वो सारे ऑप्शन हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वो आपको सही होगा। अगर हम चाहें तो आपको और कुछ बताने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर हमारा 1 गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 किस में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में दे रखा है ए वाला, क्वेश्चन नंबर बी वाले में दे रखा है कि 1 और 3, और क्वेश्चन नंबर डी जो हमारा लास्ट का है वो है 1, 2, 3। मतलब एक गलत होने का मतलब है कि एक वाला मतलब डी वाला भी हमारा रॉन्ग होगा, बी वाला भी हमारा रॉन्ग होगा और सी वाला भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब केवल 3, केवल सी। तो आप यहाँ पर भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा और आपको वहाँ पे अपने माइंड का यूज़ करके वर्क करना होगा बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ऑप्शन पढ़ें उसके बाद बैठकर सोचें विचार करें और उसके बाद हम फिर टिक करें। वहाँ पे इतना टाइम लगाएंगे अगर आप सोच कर विचार पढ़ने में, तो हो सकता हो कि आपका टाइम ही ओवर हो जाए और आप कुछ भी क्वेश्चन ना कर सकें। इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों का माइंड खुद ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एलिमिनेशन को ऑप्शन कहते हैं, एलिमिनेशन क्वेश्चन ऑप्शन कहते हैं। चलिए अब आपको हम फिर भी एक बार आपको रिवीजन के लिए हम समझा देते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ है। तो हमने पहला ऑप्शन आपको बता ही दिया था। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया और सीबीआई की संरचना के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। क्या बोल रहे हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो हमारा पेश हुआ था संसद में, उसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो 1946 थी उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। उस संशोधन के अंतर्गत सीबीआई की संरचना के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन जो हुए थे उनको पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए पॉइंट 1 हमारा क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। हालांकि बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन के संदर्भ में दिल्ली पुलिस स्थापना संशोधन 1900 अधिनियम 2014 द्वारा एक परिवर्तन किया गया था। इस अधिनियम के तहत यह वर्णित किया गया था कि लोकसभा के विपक्ष का मान्य नेता न होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वर्णित किया गया है को समिति में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जैसे कि हमारे मित्रों आगे पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि हम पहले ही समझा दिया है आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब उनकी समिति की नियुक्ति की बात हुई थी तो समिति की नियुक्ति की बात में वहाँ बताया गया था क्या हमारे इनकी सीबीआई की समिति को जो नियुक्ति होती है निदेशक की, तो क्या उनमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बोल दिया गया है, तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि इनकी नियुक्ति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। जैसे कि ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के नेता प्रतिष्ठित और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उनके द्वारा नामित कोई उच्च न्यायालय का कोई भी व्यक्ति। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमारा कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो इसमें हमारे गृह मंत्री कहीं भी शामिल नहीं हो रहे हैं, गृह मंत्री शामिल नहीं हो रहा, तो हमारा उत्तर नंबर 2 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो और हम अगर आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं। देखिए पढ़ाने के लिए और हम बता देते हैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें
लेकिन हमने आपको जो ऑप्शन बताया है इस तरह से एलिमिनेशन वाला ऑप्शन, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उस तरह से आपको टाइम बहुत बचेगा उसमें। देखिए पॉइंट टू क्या कहता है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया गया था तथा इस प्रावधान किया गया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपबंधित मामलों के अभियोजन से संचालन हेतु निदेशक की स्थापना में एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। अभियोजन निदेशालय के निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति कोई भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के नीचे ही रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। वह सीबीआई निदेशक के संपूर्ण निरीक्षण एवं नियंत्रण के कार्य करेगा। इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मतलब पॉइंट नंबर 3 कि केंद्रीय कह रहा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक, एसपी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता और सतर्कता आयुक्तों, गृह मंत्रालयों के सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव से मिलकर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर की जानी चाहिए। जैसे कि मेरे मित्रों, आपने उत्तर तो देख ही लिया था। इसका उत्तर क्या है? उत्तर नंबर सी, जो कि हमारा सही होगा यहाँ पे। उत्तर नंबर सी जो हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या कहता है कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब शिक्षा का जो अधिकार है उसके संदर्भ में हमें क्या क्या कथन दे रखे हैं, उसके संदर्भ में हमें कुछ विचार करने होंगे, समझने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है विकल्प 1 दे दो रखा है। वो कह रहा है कि यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित करता है। और ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। वो ये कह रहा है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए समझते हैं इसका सलूशन। इसका सलूशन क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसी रीति से जिसका निर्धारण स्वयं राज्य द्वारा किया जाएगा उपलब्ध कराएगा। इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकारों के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। 2022.2 का है कि 2022 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम या इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया था। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य के एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। सरकार ने इस कदम को निर्धारित के अधिकारों के मामले में द्वितीय क्रांति के रूप में वर्णित किया है। शिक्षा का अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। समझे मेरे प्यारे मित्रों? तो यहाँ बोल रहा है शिक्षा का अधिकार, क्योंकि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21(a) के अंतर्गत, ठीक है। और उसके अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया है कि राज्य जो होगा, राज्य केंद्र नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपको यूपीएससी आपको भटकाने के लिए केंद्र डाल सकता है आपको क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ पे याद रखिएगा कि राज्य के अंतर्गत की बात हो रही है। आर्टिकल 21(a) यह घोषणा करता है राज्य के लिए कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य करेगा, उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जबकि 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया था कि संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य के में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। जो 2002 में ऐसा
उद्देश्य किया गया था। सरकार ने इस मुकदमे को नागरिक के अधिकारों के मामले द्वितीय क्रांति के रूप में वर्णित किए हैं। शिक्षा का अधिकार, जैसे कि बताया गया है कि वहाँ पे शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दोनों ही, चाहे वो भारत के नागरिक हो या कोई विदेशी हो, दोनों को ही प्राप्त होगा। इसलिए उत्तर नंबर 2 हमारा सही नहीं है, कथन नंबर 2। जैसे कथन नंबर 2 सही ना होने के कारण आप खुद समझ लीजिए कथन नंबर 2 हमारा किस किस में दे रखा है। कथन नंबर 2 हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, कथन नंबर 2 हमारा सी में दे रखा है, कथन नंबर 2 हमारा डी में दे रखा है। तो मेरे प्यारे यूपीएससी एस्पिरेंट मित्रों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि केवल ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, इसलिए गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताता है कि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ऐसे सभी देश जहां चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वहां शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। बी, सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में एक लिखित संविधान होता है। अर्थात लोकतंत्र के संदर्भ में हमारे क्या क्या विचार हैं, कैसे कैसे विचार है, इसके संदर्भ में हमें आयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है कि यस, ऐसे सभी देश जहां चुनाव आयोजित कराए जाते हैं क्या वहाँ शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। जहाँ पर मतलब कोई भी देश हो जहाँ पर चुनाव कराए जाते हों, क्या वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। दूसरा, सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में एक लिखित संविधान होता है। का जहाँ जहाँ भी लोकतांत्रिक मतलब स्टेप बाय स्टेप समझने को, स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि जहाँ पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं क्या वहाँ देश लोकतांत्रिक होता है, और जो देश लोकतांत्रिक होता है क्या वहाँ पर एक लिखित संविधान होना फिक्स है, कंपलसरी है। तो कथन 1 केवल 1, कथन 2 केवल 2, कथन सी 1 और 2, कथन 3 ना तो 1 ना तो 2। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कहता है, तो कथन दे रखे हैं, अगर आप दोनों में से कोई एक उत्तर ढूंढ लेते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा उत्तर उसमें सही करना है। चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं। कथन 1 हमारा क्या कह रहा है, कथन 1 कहता है सही है। कथन 1 सही नहीं है, क्यों, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देश जहां चुनाव संपन्न कराए जाते हैं वे सभी वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक हों। उदाहरण के लिए चीन में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से संसद, जिससे क्वांगो रेनमिन दाई बियाओ दाई हुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, के लिए चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्ति नेशनल पीपल्स कांग्रेस में निहित होती है। संपूर्ण चीन से इसके लगभग 3000 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कुछ सदस्यों को निर्वाचन सेना द्वारा भी किया जाता है। चुनाव लड़ने से पूर्व एक प्रत्याशी द्वारा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। 2002 और 3 में संपन्न चुनाव में केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों या उससे संबद्ध 8 छोटे दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। सरकार का गठन सदैव कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर कोरिया जैसे देश में हालांकि आवधिक रूप में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, किंतु वहाँ वास्तविक लोकतंत्र का अभाव है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 बता ही दिया कि गलत है, क्यों, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतांत्रिक होने की संभावना नहीं होती है, किंतु वहाँ फिर भी चुनाव कराए जाते हैं। कुछ चुनाव कराने से हम नेता को चुन सकते हैं, लेकिन चुनने के बाद ये फिक्स नहीं होता है कि जहाँ पे नेता चुना गया हो, जहाँ पे चुनाव कराया गया हो, जहाँ पे पब्लिक को ये इच्छा दी गई हो कि वो अपने पसंद का नेता चुने, जरूरी नहीं है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी स्थापित की गई हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर जगह। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि कथन 2 सही नहीं है। सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में एक लिखित संविधान होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित होने के बावजूद वहाँ एक पृथक लिखित संविधान नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अन्य देशों की तुलना में सदैव
अधिक समृद्ध हो ही, क्योंकि भारत और श्रीलंका जैसे कई देशों द्वारा भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली का चयन किया जाता है। इसके बावजूद वे निर्धारित और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और सऊदी अरब जैसे देश जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी वे आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहे हैं। मतलब ये कहीं भी फिक्स नहीं कर दिया गया है कि जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित होने के बावजूद भी वहाँ पृथक लिखित संविधान नहीं है कि वहाँ पे लिखित संविधान हो। मतलब ये फिक्स नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि जहाँ पे लोकतांत्रिक हो वहाँ पे संविधान लिखित भी होना चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके, जैसे इंग्लैंड के रूप में जानते हैं हम लोग, तो इंग्लैंड में ये कहीं पे नहीं है। बट ब्रिटिश जिसे कहते हैं ब्रिटिश, तो ब्रिटिश में ये फिक्स नहीं है। वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है। यहाँ पे संविधान की, भारत में तो संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन वहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है। इसके बावजूद वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी वहाँ पे लिखित संविधान की उपलब्धता नहीं होती है। अर्थात जैसे कि आप जान चुके हैं, हमारे दोनों कथन रॉन्ग हो रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसमें? ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो। चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बताता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों को उचित माना जाना चाहिए, माना जा सकता है। मतलब किसी भी देश में, देश की बात नहीं हो रही, भारत देश के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों का होना उचित माना जाता है। मतलब ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जब केंद्र सरकार भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी। तो उन परिस्थितियों का ऑप्शन दे रखा है। देखिए, पहली परिस्थिति बता रही है कि राज्य में कुप्रशासन हो, दूसरे जानबूझकर संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही राज्य सरकार हो, या राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की अवहेलना की गई हो। तो ऑप्शन जैसे कि आप जानते ही हैं, केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक दो और तीन। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार जब केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारियां आयोग 1988 की रिपोर्ट के आधार पर मुंबई वाद 1994 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया जहां अनुच्छेद 356 अर्थात 356 का उचित या अनुचित रूप से प्रयोग किया हो सकता था। पॉइंट 2, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा। जैसे कि जब आम चुनावों के पश्चात संविधान में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, अर्थात त्रिशंकु विधान सभा हो। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, जब विधानमंडल में अपनी हार के पश्चात मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने से इच्छुक ना हो, अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनने की स्थिति में ना हो। यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक बता रहे हैं कि केंद्र सरकार संबंध जो सरकारी आयोग 1988 और मुंबई वाद 1994, और मतलब जिन जिन परिस्थितियों में भी जहाँ पर भी हमारा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया गया है, उनकी सूचीबद्ध किया गया है, उनको मतलब उनका एनालिसिस किया गया है। तो उनके एनालिसिस में कुछ रिजल्ट सामने आए हैं जिनको समझने की कोशिश की गई है कि जिन जिन आधार हों, मतलब किन किन आधारों पर आप
या केंद्र सरकार कह सकते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है कि जब आम चुनावों के पश्चात विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, मतलब कोई भी एक दल को बहुमत प्राप्त ना हो, और अर्थात त्रिशंकु सभा विधानसभा हो। ठीक है। पॉइंट 2 कहता है कि जब विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त सरकार बनने से इनकार कर दे, मतलब जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ हो और उस दल ने क्या किया है, सरकार बनाने से इनकार कर दिया है, और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई भी गठबंधन नहीं है, उस स्थिति में क्या करें। और थर्ड पॉइंट क्या, जब विधानसभा में अपनी हार के पश्चात मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे, मतलब विधानसभा में क्या करते, अपनी हार के पश्चात मंत्रिपरिषद जो होती है वो त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनने का इच्छुक ना हो, तो इस स्थिति में क्या कर सकती है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अवेलेबल है, उसको अनुमति प्रदान कर दी गई है। अर्थात नेक्स्ट आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जहां राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश के मानने से इनकार कर दे, और आंतरिक अशांति जैसी स्थिति जब सरकार जानबूझकर संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसके विपरीत उसके परिणामस्वरूप एक उग्र विद्रोह उत्पन्न होने की संभावना हो। अर्थात ये 2 पॉइंट समझते हैं। तो 2 पॉइंट कह रहा है कि जब केंद्र सरकार ने कोई नियम कोई कानून बनाया हो और राज्य सरकार ने उसे मानने से मना कर दिया हो, तो उस स्थिति में भी वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट बताता है कि आंतरिक अशांति, मतलब जैसे कि राज्य में ठीक ढंग से संवैधानिक रूप से शासन ना चलाया जा सकता हो, उस स्थिति में अर्थात जैसे कि आंतरिक अशांति हो, जब सरकार जानबूझकर संविधान व कानूनों के विरुद्ध कार्य करे और इसके परिणाम स्वरूप एक उग्र विद्रोह उत्पन्न होने की संभावना हो, मतलब एक भयानक विद्रोह की संभावना उत्पन्न हो, उस स्थिति में क्या कर सकती है, उस स्थिति में भी सरकार मतलब केंद्र सरकार राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और नहीं समझते हैं कि भौतिक विघटन या अव्यवस्था जब सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से मना कर दे और इससे राज्य की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाए, मतलब जब के राज्य सरकार जो होती है वो अव्यवस्था के अंतर्गत वो इस केंद्र सरकार से बोल दे कि हम अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो उस स्थिति में भी क्या कर सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहायता हेतु वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। चलिए और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बताया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित होगा, मतलब जो पहले भी कारण समझाए गए हैं ये वाले देखिए, ये सारे कारण जो थे, इन स्थितियों में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, किंतु ये वाले शासन जो हम बढ़िया बताने जाएंगे अभी पढ़ाएंगे, उस स्थिति में वहाँ पे राष्ट्रपति किसी भी हालत में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा नहीं सकता है। जैसे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित होगा, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे और सदन में बहुमत के अभाव में कारण बर्खास्त कर दी गई हो और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे। मतलब पहला बता रहा है कि जब प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद जो होती है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, अगर उसने त्यागपत्र दे दिया हो और सदन में बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दिया हो, ठीक है, और राज्यपाल ने क्या किया हो, बिना ही किसी इंक्वायरी के, बिना ही किसी जांच के कि वहाँ पर कोई भी ऐसी कोई मतलब गठन है जो कि बहुमत जिसको और प्राप्त है, मतलब एक सरकार मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दिया हो किंतु उससे कम जो कि दूसरी मंत्रिपरिषद होगी उसके अंतर्गत क्या उसके पास दूसरा दल हमारा है, उस दूसरे दल में क्या उसके पास बहुमत प्राप्त है, वैसा बहुमत प्राप्त है, इसकी जांच नहीं की है राज्यपाल ने, और जांच किए बिना ही वो प्रधान राष्ट्रपति से कह देता है कि आप इस राज्य में अध्यारोपित कर दीजिए राष्ट्रपति शासन, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाएगा वो मान्य नहीं होगा, मतलब उस पर इंक्वायरी बैठ सकती है। जब राज्यपाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले और मंत्रिपरिषद को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश दे, जैसे कि तब कह रहा है जब राज्यपाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में स्वयं निर्णय ले,
मंत्रिपरिषद के समर्थन के संबंध में, मंत्रिपरिषद पर कितना समर्थन है कितना समर्थन नहीं है उसका निर्णय वह स्वयं ले ले, मतलब कितना है उसकी अनदेखी कर दे और स्वयं निर्णय ले ले कि तुम्हारे पास कितना क्या है कितना नहीं है, वो मान ले और उसकी अनदेखा करते हुए वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दे, उस स्थिति में भी ये मान्य नहीं माना जाएगा। हाँ, जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनावों में गंभीर हार का सामना करे, जैसे कि 1977 और 1980 में हुआ था, मतलब जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल जो होता है वो लोकसभा में आम चुनावों में गंभीर हार का सामना करना पड़े, जैसे कि 1970 और 1980 में हुआ था, उस स्थिति में भी लागू नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब जैसे कि राज्य विधानमंडल में या विधानसभा में जब हमारी राज्य की सरकार जो है वो जीत जाती है, वो अच्छे बहुमत से प्राप्त करके जीतती है, किंतु वही सरकार हमारे केंद्र में हार जाती है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार जो होगी वो अपना मनमानापन डालने के लिए वो राज्य सरकार पे, जो वो हारी हुई राज्य सरकार है उस राज्य सरकार पे, क्योंकि वो अपोजिट साइड्स होते हैं, विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दल पे अपना हुक्म जमाने के लिए उस वाले राज्य में वो राष्ट्रपति शासन लगा नहीं सकती है। इस तरह से कह रहे हैं कि आंतरिक गड़बड़ी जिसमें कोई आंतरिक अच्छेदन अथवा भौतिक विघटन या अव्यवस्था न हो, राज्यों के कुप्रशासन या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य के वित्तीय संकट, जहां राज्य सरकार को अपनी गलती को सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई हो, केवल उन मामले में छोड़कर जहां स्थितियों के विपत्तिकारक घटनाओं में परिवर्तित होने वाली हो, जहां सत्ताधारी दल की अतिरिक्त समस्याओं के समाधान के लिए अथवा किसी बाह्य या असंगत उद्देश्य के लिए सत्ता का प्रयोजन जो संविधान के विरुद्ध किया जा रहा हो, मतलब वह समय जब आंतरिक गड़बड़ी और उच्छेदन की भौतिक विघटन अवस्था हो, मतलब जहाँ पे राज्य में आंतरिक उच्छेदन और विघटन के संबंधित समस्या, उस समय भी वो उसको कमज़ोर पाकर मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को कमज़ोर पाकर उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करे, उस वक्त राज्य शासन लगाए, तो उस वक्त भी ये मान्य नहीं होगा। और या फिर राज्य के कुप्रशासन या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कि राज्य सरकार ने कुप्रशासन किया है, उसने भ्रष्टाचार किया है, ये आरोप लगाए केंद्र सरकार और उस पर केंद्र सरकार लाकर राष्ट्रपति जो होती है वो उस पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सके, तो ऐसा भी मान्य नहीं है। तीसरा और ऑप्शन का नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि जब राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्ण चेतावनी दी गई। एक्चुअली में होता क्या है कि जब राज्य सरकार कोई भी गलती करती है, कोई भी मनमानापन करती है, तो उस स्थिति में पहले केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार को एक पूर्व चेतावनी देती है, उसको जो भी उसने गलती की है उस गलती को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है कि आपने ये गलती की है और आप इस गलती को सुधार लीजिए। उस स्थिति में जब नहीं सुधारती है राज्य सरकार, उस गलती को नहीं सुधारती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किंतु अगर ऐसा ना किया गया, मतलब जैसे कि कुछ अगर गलती की हो, राज्य सरकार ने कुछ भी गलती की हो और राष्ट्रपति ने उस राज्य सरकार को उनकी पूर्व चेतावनी ना दी हो और अचानक से ही उसी गलती पे सीधा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो, तो इस तरह से भी राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं जा सकता है। और सत्ताधारी दल अर्थात केंद्र में जैसे बताया कि जो सत्ता हो और वो सत्ता क्या करे कि हमारी राज्य पर अधिकार करने का प्रयास करे और अधिकार करने के प्रयास से राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करे, तो उस स्थिति में भी नहीं लगाया जा सकता है। तो जैसे कि हमने बता ही दिया आपको, हमारा ऑप्शन नंबर सी है, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, 2 और 3 का 2 होते हैं। जानबूझकर संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही राज्य सरकार के अंतर्गत लगाया जा सकता है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देशन की अवहेलना करने पर लगाया जा सकता है, बस, और किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता के कर्तव्यों के सम्मिलित हैं। जैसे नंबर 1, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों का सलह प्रदान करना होता है राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए गए हों। विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन
जो उसे राज्यपाल द्वारा सीधे सौंपे गए हों। पॉइंट 3 कह रहा है कि समझौते या सुलह हेतु केंद्र और राज्य के मध्य विवाद में मध्यस्थता करना हो। और 4 कहता है कि राज्य के न्यायिक समीक्षकों के कार्यवाही के व्यवस्थित संचालन हेतु नियम बनाने के लिए राज्यपाल को परामर्श प्रदान करना हो। अर्थात यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको कि राज्य सरकार जो होती है वो मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता के कर्तव्यों को किस प्रकार सम्मिलित कर सकती है। तो उनके कर्तव्यों को सम्मिलित करने के रूप में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। क्या हैं? निम्नलिखित हैं। कौन कौन? नंबर 1, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह प्रदान करना जो राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए गए हों। इसलिए कथन 1 सही है। कथन 1 सही है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना जो उसे राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। इसलिए कथन 2 भी सही है। और नेक्स्ट पॉइंट, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करना। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अनुपालन में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार। पॉइंट 4 क्या करा है? नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि इसके अतिरिक्त वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधी समिति या उस समिति में जहाँ के लिए वह नामित है में बिना मताधिकार के बोलने एवं भाग लेने के लिए अधिकृत है, उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को प्राप्त होती है। मतलब कि यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे राज्य के अंतर्गत जो सरकार है उसमें जो मुख्य विधि अधिकारी जो होते हैं उसमें जो महाधिवक्ता के कर्तव्य निम्नलिखित किस प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं। पहला तो राज्य सरकार को जो विधि संबंधी विषय जो सलाहकार प्रदान की जाती है, मतलब राज्य सरकार में जो भी सलाहकार होते हैं विधि सलाहकार, उनसे संबंधित जो भी वर्क होते हैं वो राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए जाते हैं। कथन इसलिए कथन एक सही बताया गया है। दूसरा, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्य का निष्पादन करना जो कि राज्यपाल उन्हें सौंपता है। मतलब महाधिवक्ता क्या करता है? महाधिवक्ता राज्य का वर्कर होता है एक सबसे। तो महाधिवक्ता क्या करता है? पहले तो राज्य के द्वारा संबंधित कार्य सौंपे गए हों सलाहकार के लिए उसे सलाह करता सजेस्ट करता है। दूसरा, जो भी राज्यपाल के द्वारा उसे कार्य सौंपे गए हों वो करेगा। तीसरा, संविधान का किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करेगा। मतलब कोई भी कार्य जो विधि से जुड़ा हो जो केंद्र सरकार उसे सौंप सकती है उसे सौंपेगी और वो कार्य भी उसे करना पड़ेगा। तो इसी तरह की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं जो कि आपको उत्तर नंबर दिखी गया। उत्तर नंबर ए अर्थात केवल ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। नंबर ए मतलब ऑप्शन ए और नंबर 1 नंबर 2 सही है बस आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमें बता रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के उल्लंघन को दर्शाता है या दर्शाते हैं। तो नंबर 1, चुनाव में मतदान नहीं करना। नंबर 2, भाषा या धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देना। नंबर 3, दुर्लभ एयर एवं लुप्तप्राय एंडेजर्ड प्रजातियों का व्यापार करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, जैसे कि विकल्प नंबर 1 केवल 1, विकल्प नंबर बी केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 3, विकल्प नंबर डी 2 और 3। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कर रहा है कि कुछ मूल कर्तव्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर गठित वर्मा समिति 1999 में कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उसके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है।
मतलब समझाने है कि मूल अधिकार जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, उन मूल कर्तव्य में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप जो भी हैं वो कार्य करने होते हैं। उसके अंतर्गत नागरिक के जो मूल कर्तव्य पर जो गठित वर्मा समिति थी, नागरिकों के मूल कर्तव्य पर एक समिति गठित हुई थी जिसका नाम था वर्मा समिति, 1999 में गठित हुई थी। उसके अंतर्गत उन मूल कर्तव्यों की पहचान और उसके कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधान लागू करने की प्रयास की गई थी। तो हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, इनकी पहचान करना और उसके अंतर्गत कुछ कानून नियमों को बनाना, इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। जैसे कि हम समझने के प्रयास करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अनादर के संबंध में दंड की व्यवस्था करता है। मतलब हमारा पहला पॉइंट जो है, जो हमारा मूल कर्तव्य को दर्शाता है, वो ये है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारा भारत के जो संविधान है, मतलब संविधान, राष्ट्रीय जो ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, उसके प्रति कोई भी व्यक्ति अनादर करता है, उसका अपमान करता है, उसका निरादर करता है, तो उस कंडीशन में उसको पनिश करने की दंड देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है कि विभिन्न आपराधिक कानून भाषा, मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर लोगों के विभिन्न वर्गों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो हमारे विभिन्न आपराधिक कानून हैं, आपराधिक कानून का अर्थात के अंतर्गत जो भी हमारे आते हैं, जैसे भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, मतलब भेदभाव, जाति, ऊंच नीच, जो भी हमारा यहाँ आजकल चलता है, इस समय समाज में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, उसके अंतर्गत जो भी हमारे जिस पर अगर वर्क किए जाते हैं, जो मूल कर्तव्य को अगेंस्ट होते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों हेतु दंड का प्रावधान करता है। अर्थात कह रहे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों हेतु, मतलब जाति पात को लेकर बढ़ावा, धर्म जाति को लेकर के हिंदू मुस्लिम करना और ऊंच नीच करना, इसमें भी वही बात हो रही है। बस कुछ नियमों को अलग और दंड के कैटेगरी को बांट दिया गया है अलग अलग करके, बस। नेक्स्ट पॉइंट हमारी बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता IPC यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रहों से ग्रस्त अभ्यारोपण और अधिकथन दंडनीय अपराध होगा। अब IPC भी यह घोषणा कर रही है कि राष्ट्रीय अखंडता मतलब देश की अखंडता को अखंडित करने वाले, देश की अखंडता को खंडित करने वाले जो भी हमारे उपयुक्त समाज रूपी जो शोषण करने वाले होंगे, जो भी अखंडता को हरण करेंगे, उसके अंतर्गत भी दंड का प्रावधान किया गया है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 किसी संपादित संगठन को गैर कानूनी संघ घोषित करने का प्रावधान करता है। अर्थात विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, जो भी हमारा से विधि का मतलब हुआ है जो भी हमारा संविधान है, संविधान के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा, उसके अंतर्गत जो भी कार्य होंगे उनमें उसके अंतर्गत उनमें उसे पनिश किया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार के संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने एवं जाति, मूलवंश, भाषा, धर्म आदि के आधार पर लोगों को विभिन्न वर्गों में मध्य शत्रुता को बढ़ावा देने वाले संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों का अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान करता है। अर्थात यहाँ पे और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इस पे बेस हमारा मेंस में भी क्वेश्चन आप पूछा गया है और हमारा PT में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर, चूँकि यहाँ में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ में समझने का बात ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार से संलिप्त मतलब कोई भी नेता हो जो भ्रष्टाचार से संलिप्त हो और वो धर्म के आधार पर वोट मांगता हो, मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास करता हो और लोगों को विभिन्न विभिन्न धर्मों के अतिरिक्त बढ़ावा मतलब उनके पीछे लड़ाई लगवाता हो, शत्रुता को बढ़ावा देता हो या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित करता हो, तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार उसे छीन लिया जाता है।
ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। मतलब वन्य जीव जो हमारे वनों के जीव हैं और जो लुप्त हो रही प्रजातियां हैं उनके व्यापार पर रोक लगाई जाए। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो भी आप दंड के अधिकारी होंगे। दूसरा कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की नियंत्रित कटाई और वन भूमि के गैर जन उद्देश्यों के लिए उपयोग पर रोक लगाता है। मतदाता करना संविधान के तहत प्रदत्त एक मूल कर्तव्य नहीं है। जैसे कि आप जान चुके हैं उत्तर नंबर डी केवल 2 और 3 ही सही है। बस मतलब भाषा या धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देना, ये भी क्या है, हमारे मूल कर्तव्य के अगेंस्ट आता है। और तीसरा दुर्लभ, रेयर एवं लुप्त जात, मतलब लुप्त हो रही प्रजाति जो हमारी प्रजातियां हैं, वन्य जीव हैं, उनके विरुद्ध व्यापार पर रोक लगाना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है, नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं किया, राष्ट्रपति की सहमति के बिना। भारत में बहुत से ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण किए जाते हैं, किंतु बहुत से पद ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं धारण किए जाते हैं। तो उस स्थिति में हमें ये पहचानना होगा कि कौन से पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नंबर 1 हमारा कहता है कि महान्यायवादी, नंबर 2 नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नंबर 3 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, नंबर 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कर रहा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत ब्रिटिश संविधान के ग्रहण किया गया है इंग्लैंड में। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का जो संविधान है, जो है सिद्धांत जो है वो संविधान में इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। इंग्लैंड में प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत का अर्थ है कि क्राउन के पास किसी भी समय किसी भी सिविल सेवक को बिना कोई सूचना दिए सेवा से मुक्त करने की शक्ति होती है। इस प्रकार सिविल सेवक क्राउन के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं जिन्हें किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। यह सिद्धांत लोक नीति की अवधारणा पर आधारित है और जब भी क्राउन को ऐसे प्रतीत होता है कि एक सिविल सेवक को उसके पद से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उसे पद पर बनाए रखना लोक नीति के विरुद्ध है, तो क्राउन से ऐसे सेवकों को पदच्युत कर सकता है। मतलब सीधा सीधा बताया गया है कि प्रसाद पर्यंत का जो सिद्धांत है वो हमें इंग्लैंड से लिया गया है और इंग्लैंड में प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि क्राउन के पास ऐसी शक्ति का होना जो कि उस समय भी किसी भी समय वहाँ के सिविल सेवकों को उसके पद से पदच्युत कर सके, मतलब उसके पद से हटा सके। जब भी वहाँ के ब्रिटिश क्राउन को या संसद को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी सिविल सेवक को रखना वहाँ के नियम के लिए, वहाँ के शांति के लिए खतरा हो सकता है, तो उस समय क्राउन उसी सिविल सेवक को पदच्युत मतलब उसे पद से हटा देती है। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हालांकि सिविल सेवकों के मामले में भारत में इस प्रावधान को कुछ संशोधन के साथ अपनाया गया है। जैसे अनुच्छेद 310 भारत में भी कहा गया है कि इसी तरह का संविधान अपनाया गया है किंतु कुछ संशोधनों के साथ, और वो संशोधन अनुच्छेद 310 के अंतर्गत दे रखे हैं। तो अगर आप इन संशोधनों को समझना चाहते हैं तो आप भारत के संविधान का आर्टिकल 310 पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत के महान्यायवादी अर्थात एजी के अंतर्गत ऑडिटर जनरल के कार्यकाल को संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे पद से हटाने की प्रक्रिया एवं आधार का उल्लेख नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रशांत पर अपने पद पर बना रहता है। मतलब यहाँ बताया गया कि भारत का महान्यायवादी अर्थात ऑडिटर जनरल के जो कार्यकाल को संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
मतलब ऑडिटर जनरल कौन सा कार्य करेगा, कौन सा कार्य नहीं करेगा, इसका कोई निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे पद से हटाने के क्या क्या नियम हो सकते हैं और पद पर बने रहने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, इसका भी कोई निर्धारण नहीं किया गया है। इस बार राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद बना रहता है। मतलब ऑडिटर जनरल जो होता है उसके कोई भी नियम या कोई भी वैल्यू उसकी फिक्स नहीं कर दी गई है कि वो संविधान के अंतर्गत अपने पद पर बना रह सके या उसके कार्य कौन सा होना चाहिए, तो ये सब कोई फिक्स नहीं है संविधान के अंतर्गत। इसलिए ऑडिटर जनरल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा उसे अपने पद पर बना रहने देगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा उसे पद से हटा देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो कि पहले हो पद धारण करता है, वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रकार उन्हीं आधारों पर प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में संसद के दोनों सदनों में के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर उसे सिद्ध कदाचार या उसकी अध्यक्षता के आधार पर प्रस्ताव पारित करने में उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस तरह वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर धारण नहीं करता है, यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मतलब यहाँ पे हम समझें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है अर्थात कैग है, या तो 65 वर्ष की या तो 6 वर्ष की आयु तक वर्क करेगा, फिर 65 वर्ष की आयु तक। मतलब अगर उसकी आयु 64 वर्ष है और वो कैग का पद धारण करता है तो वो केवल 1 साल अर्थात 65 वर्ष की आयु तक ही वर्क कर पाएगा। उसके बाद उसकी नियुक्ति उसको पदच्युत कर दिया जाएगा उसके पद से, और उसके लिए यह पद धारण करता है। उसके लिए यह बताया गया है कि कैग जो होता है वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र उसे दे सकता है, मतलब उसे त्यागपत्र दे करके अपना पद छोड़ सकता है, या उसी प्रकार उन्हीं आधारों पर प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है, या कुछ आधारों या प्रक्रिया के आधार पर उसे हटाया भी जा सकता है। जैसे कि इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कि कैग को हटाने की प्रक्रिया, कैग को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सेम है। जिस प्रकार से आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया को अपनाकर आप कैग को उसके पद से हटा सकते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। पॉइंट 1 अब बताया गया कि राष्ट्रपति किस प्रकार से यूपीएससी आयोग या उसके अन्य सदस्यों से उसके पद से हटा सकता है। अब किन किन आधारों पर, उन आधारों को समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट 1 यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता हो अर्थात वह दिवालिया हो चुका हो। यदि कोई यूपीएससी अध्यक्ष हो या फिर उसके किसी सदस्य हो और यदि वह दिवालिया हो गया हो तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा और उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि पॉइंट 2 नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन से संलग्न हो। मतलब जो भी हमारा यूपीएससी अध्यक्ष होगा या कोई अन्य सदस्य होगा वो बाहर जो सरकार उसे निर्धारित सैलरी वगैरह देती है उसके अतिरिक्त वो किसी अन्य कार्यों में लिप्त पाया जाए। जैसे कि पदावधि के दौरान ही वो क्या करे, कर्तव्यों में वेतन नियोजन के संलग्न हो। मतलब जैसे घूस लेकर के भ्रष्टाचार वगैरह करके अगर कोई अन्य वर्ग करता है या बाहरी और कोई अन्य वर्ग करता है तो उसके अतिरिक्त उसे आयोग घोषित किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति के विचार में वह मानसिक व शारीरिक असक्षम के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, राष्ट्रपति उस स्थिति में भी सेवी यूपीएससी अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को हटा सकती है जिस स्थिति में राष्ट्रपति को यह लगे कि उसका सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को मामलों की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। यदि उच्चतम न्यायालय
जांच के पश्चात हटाने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उसके पद से हटा सकता है। संविधान के प्रावधान के तहत इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। इस प्रकार सदस्य अध्यक्ष राष्ट्रपति के पश्चात पद पर धारण नहीं करते हैं, यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की होती ही होती है। सबसे बड़ी बात आप यहाँ समझने की बात हो रही है कि इसके अतिरिक्त यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं या किसी अन्य सदस्य के जो कदाचार का मतलब होता है यदि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उन भ्रष्टाचार को आरोप के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु उससे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, उन मामलों की जांच करने के लिए वो उच्चतम न्यायालय को एक परामर्श भेजेगा और उच्चतम न्यायालय उस कदाचार के आरोपों की जांच करेगा। और यदि उच्चतम न्यायालय ये फिक्स कर देता है या सिद्ध कर देता है, उच्चतम न्यायालय में सिद्ध हो जाता है कि यूपीएससी अध्यक्ष या यूपीएससी सदस्य के द्वारा कोई भी कदाचार किया गया है, तो यदि उच्चतम न्यायालय उसका परफेक्टर मतलब कह सकते हैं कि उसका जो रेफरेंस होता है अगर राष्ट्रपति को भेजता है कि हाँ ये चीज़ प्रूव हो गई है कि यूपीएससी अध्यक्ष या यूपीएससी सदस्य अन्य सदस्यों के द्वारा ऐसा कदाचार किया गया है, ये प्रूव हो जाता है और राष्ट्रपति इसका रेफरेंस उच्चतम न्यायालय इसका रेफरेंस अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति इसकी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य होता है और उस स्थिति में उस सिविल सेवक को उसके पद से हटा देना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर संकल्पित करके उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है, यद्यपि कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अर्थात कह रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति या उन्हीं आधारों पर हटाया सकता है। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कुछ संरक्षण प्राप्त हैं किंतु उन्हें भी हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन किया जा सकता है। मतलब इसको उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुरक्षा मतलब कर्मी जो होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है। जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि इसका उत्तर नंबर बी सही है। केवल 2 और 3 और 4 केवल 2 और 3 और 4 ही सही हैं। ये 3 क्या होते हैं, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना वर्क नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं जिले की सीमाओं के समान होती हैं। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ए ना तो 1 ना तो 2। मतलब कह रहे हैं भारत के निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनमें से कौन सा कथन सही हो सकते हैं? कथन नंबर 1 जैसे कि हम बता ही दिए आपको, क्या कह रहा है कि लोक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ जिले की सीमाओं को समान होती हैं। लोक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ की बात हो रही है और जिले की सीमाएँ जो होती है दोनों समान है क्या? और प्रत्येक राज्य के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या करा है कि कथन नंबर 1 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब लोकसभा में जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। उनको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे कि प्रत्येक राज्य को इस प्रकार से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वर्गीकरण किया गया है। इसकी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो, अतः लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं जिला सीमाओं के समान नहीं होती हैं।
मतलब कह रहा है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं होती हैं वो जिला सीमाओं के समान नहीं होती हैं। जिला सीमाओं के समान नहीं होंगी तो उनके निर्वाचन क्षेत्र भी समान नहीं होंगे। इसलिए कथन नंबर 1 सही नहीं है। मतलब कथन नंबर 2 भी सही नहीं है। कह रहा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात ए राज्यों के आवंटन लोकसभा के सीटों का और बी प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र और क्षेत्रों में वर्गीकरण का पुनः समायोजन किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या विधानसभा सीटों निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कम होती हैं, इसलिए एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 80 संसदीय क्षेत्र और 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। 80 क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे मैप भी दिया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हमारा क्लियर कट मैप नहीं आ पाया है, क्योंकि PDF थोड़ा हमने तो लार्ज किया था, तो PDF लार्ज करने में ये थोड़ा ब्लर हो गया है। फिलहाल जब हमने PDF आपको भेजी उस PDF में आपको क्लियर कट दिख जाएगा, क्योंकि पढ़ाते समय हमको तो जूम आउट करने पड़ता है, इसलिए इसका PDF क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा उसमें आपको ये क्लियर कट दिख जाएगा कि कैसे क्या क्या हमारा दे रखा है। तो इसका उत्तर हम समझते हैं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर नंबर डी। उत्तर नंबर डी क्या कहता है? ना तो 1 ना तो 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना 2 है। मतलब ना ही हमारे क्षेत्र की सीमाएं, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं और जिले की सीमाएं समान नहीं होती हैं। दूसरा, विधान निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं वो राज्य के लिए सही नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्र में किसे शासन का लोकतांत्रिक प्रणाली का लाभ नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शासन के लोकतांत्रिक प्रणाली का लाभ नहीं माना जा सकता है? ए, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, यह मतभेद से निपटने तथा संघर्ष के समाधान के लिए सहायता करती है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। डी, यह निरपवाद रूप में बहुमत के निरंकुश शासन की ओर अग्रसित करती है। जरा समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कहता है हमारा? इसका उत्तर कह रहा है कि लोकतंत्र उचित निर्णय निर्माण का बेहतर अवसर प्रदान करता है। यह लोगों द्वारा स्वयं की इच्छाओं का सम्मान करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के लोगों का एक साथ बना रहना संभव बनाता है। यहाँ तक कि यह इन सब में कुछ को पूरा करने में विफल रहने पर भी इसके द्वारा की गलतियों को सही करने का एक अवसर उपलब्ध कराता है और सभी नियम नागरिकों को उच्च गरिमामय जीवन सुनिश्चित कराता है। मतलब लोकतंत्र जो होता है वो उचित निर्णय निर्माण का बेहतर अवसर प्रदान करता है। एक लोकतंत्र कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि एक देश में जो लोकतंत्र शासन प्रणाली हो तो वो क्या करती है, वो उसके अंतर्गत समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंतर्गत एक बेहतर निर्माण के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक समाज में एक अच्छे बेहतर उम्मीद भविष्य की कल्पना की जा सकती है। यह लोगों द्वारा स्वयं की इच्छाओं को सम्मान करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था है। मतलब जहाँ पर भी लोकतांत्रिक समाज होता है, जरूरी नहीं है लेकिन हमारे भारत जैसे क्षेत्र में, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को होने के कारण ही यहाँ पे हर एक व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान किया जाता है, उसे एक क्रिएटिव रूप में उपलब्ध करने की कोशिश की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एक लोकतांत्रिक निर्णय अनेक व्यक्तियों के साथ चर्चा एवं बैठकों के पश्चात लिया जाता है। जब कई व्यक्ति आपसी सहयोग से कार्य करते हैं तो वे किसी भी निर्णय से संबंधित संभावित गलतियों का समाधान करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है, किंतु विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों के अधिक समय लगने का महत्वपूर्ण लाभ होता है। इससे जल्दबाजी या गैर उत्तरदायी निर्णय की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रणाली निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। मतलब यहाँ पे कहने का ये हो रहा है कि एक लोकतांत्रिक निर्णय कर अनेक व्यक्तियों के साथ चर्चा एवं बैठक के पश्चात ले जाना चाहिए।
एक लोकतांत्रिक निर्णय का मतलब होता है कि आखिर समाज में हर व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान किया जा रहा है। तो जो भी निर्णय लिया जाए वो जितने लोगों से परामर्श लेने के बाद उस निर्णय को बनाया जाए तो निर्णय उतना ही मजबूत होता है, उस निर्णय में उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और फीचर्स होते हैं कि हर व्यक्ति के माइंड में अलग अलग फीचर्स डेवलप्ड होते हैं और डेवलप्ड होने के साथ अलग अलग फीचर्स के साथ उसको ड्रॉ करना और उसे मतलब नियम कानून बनाना आसान हो जाता है और उसमें सबकी पहुंच को संभव बनाना भी आसान हो जाता है। बस यही एक बात कही गई है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोकतांत्रिक नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि यह निर्धनों एवं कम शिक्षित व्यक्तियों को समर्थ और शिक्षित व्यक्तियों के समान दर्जा प्रदान करता है। लोग शासकों के अधीन नहीं होते हैं बल्कि वे स्वयं शासक होते हैं। मतलब लोकतंत्र नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतांत्रिक देश जो होता है, लोकतांत्रिक समाज भारत में जो है वो लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाता है। अर्थात लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र क्या होता है? राजनीतिक समानता मतलब इसमें समान व्यक्ति के लिए समान व्यवहार की इच्छा की जाए, क्योंकि इसमें निर्धारण क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कम शिक्षा व्यक्तियों को समृद्ध और शिक्षित व्यक्तियों को समान दर्जा। मतलब व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसको सबके लिए समान शिक्षा का अवसर और समान दर्जा का अवसर प्रदान करता है। इसमें लोग शासक के अधीन नहीं होते हैं बल्कि स्वयं शासक ही बन जाते हैं। लोकतंत्र मतभेद और विवादों से निपटने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। लोग विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तथा विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं एवं विभिन्न जातियों के संबंध होते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न सामूहिक एक दूसरे के साथ आंतरपूर्ण निर्वाह कर सकते हैं और अल्पसंख्यक तो अपना प्रतिनिधित्व करने के सक्षम होते हैं। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। मतलब लोकतंत्र में भेदभाव, मतभेदों और विवादों से निपटने के लिए एक अलग व्यवस्था होती है। इतने मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, क्योंकि जहाँ पर लोगों को बोलने की अनुमति प्राप्त होगी वहाँ पर हर व्यक्ति के माइंड में कुछ ना कुछ विचार होंगे और उन विचारों को वो एक दूसरे के समक्ष रखेगा। जब वो एक दूसरे के समक्ष रखेगा तो कहीं कहीं ऐसा कंट्रास्ट बनेगा जहाँ पर एक दूसरे के विचार आपस के अपोजिट होंगे। उन अपोजिट विचारों के साथ कहीं पर मतभेद भी होगा, तो उन मतभेदों को सुलझाने के लिए भी कई व्यवस्थाएं यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर नंबर डी जो है हमारा सही है। उत्तर नंबर डी मतलब यह निरपराध रूप से बहुमत के निरंकुश शासन की ओर अग्रसित होता है। चलिए समझते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह केंद्र, राज्यों और सभी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। नंबर 2, किसी भी कर या शुल्क के निवल आगम प्राप्त राशि के संबंध में उसका प्रमाणीकरण अंतिम होता है। अर्थात उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, बी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। क्या बोल रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन कौन सही हो सकते हैं? पहला कथन दे रखा है कि वह केंद्र, राज्य और सभी स्थानीय निकायों के प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखा परीक्षण करता है। या फिर दूसरा कि किसी भी कर या शुल्क के निवल आगमन के संबंध में उसका प्रमाणीकरण करता है। इसलिए पढ़ते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के कार्य क्या क्या होते हैं। अगर हम इसके कैग के कार्यों को समझ लें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में समझना हमें आसानी हो जाएगा। तो वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा हो की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय संबंधी लेखाओं के लेखा परीक्षण करता है। मतलब कह सकते हैं कि संचित निधि पर ही ज़्यादा फोकस करता है। फिर वो चाहे भारत की संचित निधि हो या प्रत्येक राज्य की संचित निधि हो या फिर किसी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि हो जहाँ विधानसभा क्षेत्र हो। तो संचित निधि ध्यान रखिएगा, संचित निधि 3 क्षेत्र की हो सकती है, एक भारत की, दूसरा प्रत्येक राज्य की, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा उपस्थित हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा समिति की सहित सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करता है। मतलब वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि
मतलब भारत तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि भारत की संचय निधि पर तो फोकस करता ही है, इसके अतिरिक्त वो भारत के लोक लेखा समिति सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा समिति का भी परीक्षण करता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं, तुलना पत्रों आदि की अन्य अनुषंगी लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है। वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षण स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के आकलन संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के नियम और प्रक्रिया निर्मित करता है। मतलब कि जैसे कि आपने देख ही लिया है, पढ़ लिया है, इसका उत्तर नंबर क्या होगा, बी सही होगा। उत्तर नंबर बी हमारा क्या है, उत्तर नंबर बी है केवल 2, अर्थात किसी भी कर या शुल्क के निवल आगमन प्राप्त राशि के संबंध में उसका प्रमाणीकरण अंतिम होता है और वह केंद्र, राज्य और सभी स्थानीय निकायों की प्राप्तियां एवं व्ययों के लेखा परीक्षण नहीं करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के तरीकों या आधार कानूनी तौर पर वैध नहीं होते हैं तो उसको रिहा करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी कर सकता है। मतलब क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के तरीके या आधार कानूनी तौर पर वैध नहीं है। जब कोई वैध न्यायालय क्या करता है, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो और वो गिरफ्तारी का तरीका सही ना हो, उचित ना हो, वैध ना हो, उस स्थिति में जो कोर्ट होता है वो किस तरह का रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, परमादेश या प्रतिषेध। चलिए समझते हैं। तो क्या कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं तथा ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सरकार को निर्देशित दे सकते हैं। न्यायालय विभिन्न विशिष्ट आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें रिट के नाम से जाना सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय बहुत से ऐसे कार्य, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, बहुत से ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जिनमें मूल अधिकारों के प्रवर्तन अर्थात जो मूल अधिकारों के हनन की बात हो या मौलिक अधिकारों के हनन की बात हो या मूल कर्तव्य के हनन की बात हो, उस संबंध में न्यायालय विभिन्न आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें रिट के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 क्या कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का तात्पर्य है कि इसमें न्यायालय आदेश जारी करता है कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति के हिरासत में रखे जाने का तरीका या आधार कानूनी तौर पर वैध या असंतोषजनक नहीं होते हैं तो न्यायालय उसे स्वतंत्र करने की सभी आदेश कर सकता है। या परमादेश अर्थात मैंडामस की बात करते हैं, मैंडामस, तो यह रिट तभी जारी किया जा सकता है जब न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि कोई विशिष्ट पदधारक अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधिक तौर पर नहीं कर रहा है तथा उससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशंस की बात करते हैं तो इस रिट उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने न्याय क्षेत्र में उचित न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए किया जा सकता है। मतलब प्रतिषेध का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, अर्थात यह रिट तभी कार्य कर सकता है कोई उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालयों को, जब नीचे के न्यायालय क्या करते हैं किसी भी कार्य को अपने कार्य क्षेत्र को सही से ना कर रहे हो, अपने कार्य सही से ना कर रहे हों, उस कार्य को या फिर सीमा से बाहर निकल कर रहे हों, अपनी सीमा से बाहर निकल कर, तो उस स्थिति में यह कार्य क्या न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अधिकार पेक्षा अर्थात कोयो वारंटो, यदि न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अधिकृत रूप से किसी पद को धारण किया गया है तब न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को पद धारण के रूप में कार्य करने के प्रतिबंधित करने के लिए अधिकार परीक्षा जारी करता है। मतलब सरकार को पता चलता है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई सरकारी कर्मचारी जो है जिसको कि गलत तरीके से किसी पद पर अधिकार जमा कर बैठा है और या नौकरी वगैरह पा ली है गलत तरीके से और उस पर अपनी जॉब को वर्क कर रहा है, तो उस स्थिति में उस पर यह अधिकार पेक्षा रिट जारी करके उसको उसे पद से हटा देगी। उत्प्रेषण अर्थात
उत्प्रेषण। इस रिट के तहत एक उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों के संक्षिप्त लंबित किसी मामले को उच्च प्राधिकरण या न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकती है। मतलब इसके अंतर्गत कोई भी जो उच्चतर न्यायालय होगी वो निम्न न्यायालय को क्या सकती है, अपने अंतर्गत जो भी केसेस होंगी वो मंगवा सकती है। उसकी किसी भी केस को जो जारी चल रहा हो उसको अपने अंतर्गत मंगवा सकती है और उसकी समीक्षा वो खुद कर सकती है। जैसे कि आपने देख लिया, इसका उत्तर नंबर ए सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब लेकिन यहाँ पे जो बात होती है वो होती किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार करना, तो उसलिए उसको जो सरकार उच्चतम न्यायालय किस तरह से जारी कर सकती है, तो न्यायालय उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करके उसे छोड़ने के लिए भी बोल सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी शक्ति को सीमित करता है? राष्ट्रपति की, बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, सी मंत्रिमंडल की, सी संसद की। चलिए समझते हैं। डी केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथवाद 1967 में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया। उसमें 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बनाए रखा और व्यवस्था दी कि संसद को किसी भी मूल अधिकार को सीमित करने या समाप्त करने का अधिकार है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत विशेषताओं के एक नए सिद्धांत का निर्धारण किया। इसके तहत निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के परिवर्तन करने के समक्ष नहीं है। इसका अर्थ है कि संसद मूल अधिकार को सीमित अथवा समाप्त नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का भाग है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है। इसका समझ चुके हैं। अक्टूबर पढ़ाई युवा केशवानंद भारतीवाद जो कि आया था, इसके अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया था कि संसद संविधान के किसी भी क्षेत्र में संशोधन कर सकती है किंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, अर्थात संसद। हमारा जो उत्तर होगा वो होगा संसद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के अपने लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। नंबर 2, आयोग का अध्यक्ष अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 3, इसके सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। उपरोक्त कथनों पर कौन कौन से सही हो सकते हैं? नहीं है, सही नहीं है। इधर देखिए क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। केवल एक और है, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन आंसर की तरफ। आखिरी आंसर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। क्या बताया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या उसके पूर्व जैसा वह आवश्यक समझे किया जा सकता है। इसलिए कथन एक सही है। कथन एक सही बताया यहाँ पे। पॉइंट 2 नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक पर आधारित करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अर्थात यहाँ बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर्यंत अपनी निर्दिष्ट अवधि तक, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही पश्चात पर्यंत ही अपनी अवधि तक बने रहते हैं और वे एक बार चुने जाने के बाद दोबारा फिर चुने जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान ने संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने की अधिकार प्रदान किया है। इसके तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष को सर्वाधिक मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। मतलब क्या बताया गया है कि संविधान में संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान है। संविधान ने संसद को आयोग के सदस्यों की सदस्यता और उसके कितने अध्यक्ष, मतलब उसके
योग्यता को निर्धारित करने का अधिकार दे रखा है। इसके अंतर्गत उन्होंने बता रखा है कि आयोग के जो अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होंगे, उनकी योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं। इसके अंतर्गत अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सार्वजनिक मामलों का, और इसलिए कथन दोष सही नहीं है। मतलब कोई विधिवत्ता पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूरी नहीं है, जो सार्वजनिक मामलों का ज्ञान प्राप्त कर रखता उसको हो। अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से चयनित किया जाना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश अथवा एक अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखाओं का विशिष्ट ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। जैसे कि आप देख चुके हैं, इसमें हमने बताया है आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 60 है, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर क्या हो रहा है? बी, अर्थात बी हमारा जो है वो क्या है? केवल 2 और 3 जो है वो हमारे सही नहीं है। अर्थात आयोग का अध्यक्ष अर्थशास्त्र हो, ये जरूर कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। जिसको अच्छा ज्ञान हो वो होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, नहीं, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि है ये जो आप इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, वो सैडनेस सप्टिव सोशल वर्क इंस्टीट्यूट जो है, जो आपको ये प्रीलिम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है, और यूपीएससी के लिए वो और अच्छे वर्क कर रहा है, जो करने में लगा हुआ है। फ़र्क ये है कि कुछ चीज़ों को प्रॉब्लम होने के कारण वो कंटिन्यूअस नहीं रह पा रहा है, लेकिन वो आप लोगों के लिए ही लगा हुआ है, जो आप लोगों का वर्क कर रहा है। वो अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश में है। फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो सैडनेस सप्टिव सोशल वर्क इंस्टीट्यूट है, वो केवल टेस्ट सीरीज़ तक ही सीमित नहीं रहना चाहता है, वो आपके लिए क्लासेस का भी अरेंजमेंट करना चाहता है। इसलिए वो आपके क्लासेस को लेकर के थोड़ा और व्यवस्थित रहता है। वो चाहता है कि वो जब उपस्थित हो तो वो केवल आपको टेस्ट सीरीज ही ना प्रोवाइड करें, वो आपको एक कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड करा सके। यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा जो बैच चलता है, उस बैच के अंतर्गत, पूरे ड्यूरेशन के अंतर्गत वो आपको फ्री में यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन करा सके। किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, किसी जीएस की, किसी एसए की, और भी इथिक्स की, तरह तरह के चीज़ों की। इसलिए वो आपके लिए लगा रहा है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और दूसरे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और उनसे ये बोलें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी जल्दी चैनल ग्रो होगा उतनी जल्दी हम आप लोगों के लिए और सारा वर्क कर सकेंगे। थैंक यू।